हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। 31 रोज़ के बाद गवादर की हक़ दो तहरीक आज कामयाब हो गई, जब हक़ दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान और बलूचिस्तान हुकूमत के जो वज़ीर आला हैं क़ुद्दूस बज़ंजो, उनके दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हुआ, जिसके तहत जो गवादर के रिहायशी हैं उनकी जो मुश्किलात हैं उसके बारे में हुकूमत बलूचिस्तान ने वादा किया है कि वो ठोस इक़दामात लेगी और सिर्फ वादे नहीं होंगे। जो पहला बड़ा मुतालबा था वो ये था कि जो गवादर के समंदर में ट्रॉलर्स गैर कानूनी तौर पर फ़िशिंग कर जाते हैं, उससे जो मकामी माहीगीर हैं उनका न सिर्फ शिकार मुश्किल हो जाता है बल्कि उनको जो है अक्सर औक़ात डरा धमका के वो ट्रॉलर्स जो हैं वो वापस भेज देते थे। तो इस पे अब ये तय पाया है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िशरीज़ हैं उनकी हदूद में जो अगर कोई गैर कानूनी या इवन ट्रॉलर पाया भी गया तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और मॉनिटरिंग और ट्रॉलिंग के रोकथाम के लिए एक जॉइंट मैकेनिज़्म होगा, जिसमें माहीगीर और ज़िलाई इंतज़ामिया भी शामिल होगी। और जो फ़िशरीज़ का दफ्तर है गवादर का, वहाँ पर माहीगीरों के लिए एक डेस्क भी कायम किया जाएगा ताकि कॉपरेशन रहे। उसके अलावा ये जो बड़े मसाइल थे, ज़ाहिर है जो जब भी वहाँ कोई वीआईपी मूवमेंट होती थी तो गवादर के रिहायशियों को ख़ासी मुश्किलात का सामना था। ये भी वादा हुआ है कि वीआईपी हरकत के दौरान बिला ज़रूरत आवाम की नक़्ल हरकत को महदूद नहीं किया जाएगा। बॉर्डर अमूर की तरफ आते हैं। जो बड़ा मुतालबा था कि ईरान के साथ जो तिजारत हो रही है उस बारे में क्या किया जाए, तो उस बारे में ये कहा गया है कि ट्रेड यूनियंस और कमेटी का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। बॉर्डर कारोबार ज़िला इंतज़ामिया के मुरतब करदा ज़ाब्ता-ए-कार के मुताबिक बहाल किया जाएगा। बॉर्डर तिजारत FC से ज़िलाई इंतज़ामिया के हवाले की जाएगी और तमाम इख्तियारात ज़िलाई इंतज़ामिया को होंगे। इस बारे में गैर ज़रूरी चेक पोस्टों के हवाले से भी बात हुई है कि ज़िला गवादर, केच और पंजगोर में जो गैर ज़रूरी चेक पोस्टें हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। उसके अलावा जो है वज़ीर आला ने वादा किया है कि वो माहीगीरों के लिए गवादर के ख़ुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। एक्सप्रेस वे जो गवादर की है, जिसके जो इफ़ेक्टिव्स थे यानी जिनकी ज़मीन के ऊपर वो फिर बनाई गई, उनको जो मुआवजे की रकम है वो फिलफौर फराम की जाएगी। ये मसला भी कई साल से जो है वो पेंडिंग था। उसके अलावा हक़ दो तहरीक के कारकुनान के ख़िलाफ़ जो भी मुक़दमात हैं वो ख़त्म होंगे। मौलाना का नाम शेड्यूल 4 में डाल दिया गया था, वो भी हटा दिया जाएगा। उसके अलावा जो है एक और चीज़ है कि कोस्ट गार्ड और कस्टम के पास जितनी भी माहीगीरों की बोट्स और गाड़ियाँ जो हैं वहाँ के लोगों की वो ज़ब्त हुई हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। ये तहरीक 31 रोज़ कबल शुरू हुई और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये तहरीक जो है ये एक जिसने बाद में एक धरने की शक्ल इख्तियार की वो इतनी कामयाब हो जाएगी, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ये एक लीडरलेस तहरीक है। ये गवादर के जो रिहायशी हैं उनकी एक तहरीक है, इसके पीछे कोई बड़ी सियासी जमात नहीं थी। मौलाना हिदायतुर रहमान जो इस तहरीक को जिन्होंने धरने को लीड किया, उनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और वो जनरल सेक्रेटरी हैं, मगर उन्होंने इस धरने में हर तरह के हर फ़िक्र के लोगों को शामिल किया, क्योंकि सबकी मुश्किलात एक जैसी थी। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना हिदायतुर रहमान साहब। तो मौलाना साहब, आपको मुबारक हो, तहरीक कामयाब हो गई और कम से कम एक रीसेंट पास्ट में मैंने कोई ऐसे मिसाल नहीं देखी कि अवाम का कोई एहतजाज इस तरह रंग लाया हो। तो मौलाना साहब, आपका एक बड़ा मुतालबा ये भी था कि अमली इक़दामात किए जाएंगे, तो इसमें क्या टाइमलाइंस दी गई हैं कि इस दौरान ये काम हो जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। तो ये टाइमलाइन एक तो सिर्फ ये बॉर्डर उमूर के मुताल्लिक जो जितने थे 5-6 नुकात, इस हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि 1 महीना में दिया जाए। तो 1 महीने के अंदर ही जितने उमूर इंशाल्लाह ये सिविल इंतजामिया के हवाले करके वहाँ आज़ादाना और बाइज़्ज़त रोज़गार के मौके फराम करेंगे, लोगों के साथ मिल के मुशावरत की जाएगी। तो हमने उनकी बात तस्लीम कर ली। उनको 1 महीने का उनके साथ हमने मुआहदा किया। बाकी चीज़ों के हवाले से तो उन्होंने फिर फौर अमल कर दिए हैं। मसलन बॉर्डर ये ट्रॉलर्स के हवाले से जो 12 नाटिकल से उस तरफ गए
तो ये उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई कर रहे हैं, मजीद भेज देंगे। ये कॉलेज के हवाले से फ़र्क है और कानून साजी के हवाले से हम कह रहे हैं 12 से 30 आर्टिकल किया जाए इस पे, और वो कह रहे मुतल्लिका फॉर्म को भेजेंगे। तो इंशाल्लाह इस पे भी प्रैक्टिकली अमल हुआ है। इसी तरह कोस्ट गार्ड के पास लोगों की गाड़ी, इस भी प्रैक्टिकली हुआ है। चेक पोस्टों पे भी काफ़ी हट गई हैं, कुछ बाकी है। इस पे इंशाल्लाह कमेटी है, काम करेगी हमारी। इस पे भी फ़र्क है। मतलब प्रैक्टिकली जो हमारा था कि जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। तो इस पे सूबाई हुकूमत से हमें 2-3 दिनों से उनके नुमाइंदों से बात हो रही थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे माहौल में वज़ीर आला साहब भी है, उसकी टीम आए। हमने ज़ाहिर पुरअमन लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, जब आए उन्होंने एतमाद दिया और कहा कि हम कर लेंगे। तो हमने तहरीरी एग्रीमेंट करके अपना एहतजाज फिलहाल धरना तो ख़त्म कर दिया, लेकिन ज़ाहिर तहरीक जो हमारे हक दो बलूचिस्तान को तहरीक है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। अच्छा मौलाना साहब, सही आपने और हमने भी वज़ीर आला बलूचिस्तान का जिक्र किया है बिज़नजो साहब। 12 दिसंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान भी नोटिस लेते हैं और फिर असद उमर और ज़ुबैदा जलाल साहिबा भी पहुंचती है। ये जो आपके साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं और ये जो मुआहिदा बना है, इसमें वफाकी हुकूमत का कितना किरदार था? देखिए उसमें बाज़ाहिर तो वफाकी को तो हमारे जो गुफ्त शरीर हमने की, नशस्तें की मुख्तलिफ सूबाई सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से, उजरा से, इसमें तो वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा मौजूद तो नहीं था। अच्छा, ज़रा सूबाई हुकूमत से रब्ता होगा, कुछ चीज़ें ज़रा फेडरल पे, अब बॉर्डर के कुछ उमूर थे ज़रा फेडरल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह समंदर से टॉलरेंस के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें जो 12 आर्टिकल को 30 करने के हवाले से भी ये तो फेडरल का काम है। तो उसका राब्ता था सूबाई हुकूमत का कि बराह रास्त हमसे कोई राब्ता उनका नहीं था, लेकिन जो हमसे मुज़ाकरात वगैरह और आज जिसमें तो सूबाई हुकूमत ही हमारे साथ थी, तो फेडरल गवर्नमेंट तो बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रही थी हमारे साथ, उनकी कोई डायरेक्ट गपशप नहीं। ठीक है। अच्छा, ये जो असद उमर आए, ज़ुबैदा जलाल आई और सूबाई नुमाइंदे भी आए, तो इन्होंने ये भी कहा जी गवादर यूनिवर्सिटी बनेगी, कैडेट कॉलेज बनेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चाइनीज़ की मदद से बनेगा। बुनियादी तौर पे इन्होंने ये भी कहा कि साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जो कि आपका इंतहाई अहम मसला है माहीगीरी के बाद। तो इस पे जो ठोस जो नक्शा है कोई दिया उन्होंने, कोई टाइमलाइन दी, कैसे करेंगे साफ़ पानी का इशू? पूरी कोस्ट का मसला है ये आज से नहीं है, असल बदकिस्मती यही है बलूचिस्तान की, इसी तरह गवादर की। ये हर हुकूमत आई है तो साफ पानी के हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं ऐलानात करके। मतलब ये यूसुफ रजा गिलानी से, बल्कि मुशर्रफ साहब, ये शौकत अजीज साहब से लेकर, वो तो सब ठीक है, लेकिन इन्होंने साफ पानी की फराहमी की जो यकीन दहानी कराई है, तो इन्होंने क्या बात की आपसे? इससे तो ज़ाहिर मुझसे ये पानी के हवाले से ये मुख्तलिफ डैम में चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट के बारे में बता रहे हैं कि कुछ डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट है उसका हम कर रहे हैं, बना रहेंगे समंदर के पानी को मीठा और साफ करने के हवाले से। और 1-2 डैम है कि उस पर हम काम कर रहे हैं, कुछ पाइपलाइन्स हैं वो हम करेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये पहले भी रही हैं, लेकिन जो करप्शन की वजह से ये बिल्कुल नाकार है। वो डिसीजन मौलाना साहब एक और बुनियादी सहूलियात पर ही हम बात कर रहे थे। बिजली की फराहमी का जो मसला है, वैसे तो ईरान से आ रही थी, लेकिन अब क्या हुकूमत ने कहा है कि वहाँ बिजली घर भी तामीर किया जाएगा? ये है बिल्कुल, ये चाइना का एक पावर प्लांट का मंसूबा है, वो कह रहे तैयार भी है और नहीं चला रहा है, और इस बुनियाद पे कह रहे नहीं चला रहा है के फैसला है कि हमारे पास बिजली का जो है ना वो इस्तेमाल कम है, हमारे पास बिजली ज़्यादा है, जिसकी वजह से हालांकि ये लोड शेडिंग है, ईरान से बिजली है, ईरान जब भी चाहता है वहाँ से बंद हो जाता है। गुज़िश्ता 1 साल से ईरान के मसाइल है, वहाँ बिजली कभी हफ्तों महीनों हम बिजली हमारे पास नहीं होती। लेकिन जब चाइना एक पावर प्लांट लगाना चाहता है वो अब तक कर नहीं रहा है। इसलिए कह रहे हैं कोई जर्मनी इससे ग्वादर के हवाले से एक प्लांट, उसको कंपनी है, उन्होंने मुआहदा किया ग्वादर में 50 मेगावाट का हम बिजली एक लगाएंगे, लेकिन इस पर बलूचिस्तान पाकिस्तान हुकूमत के कोई खर्च भी नहीं आना है। लेकिन अब तक इन्हिसार हमारा ईरानी बिजली पर है, तो हमारे बहुत सारे मुश्किलात हैं। तो नेशनल ग्रिड को कनेक्ट करने से भी हमारे मुश्किलात है। जब ये यहाँ प्रोजेक्ट है
चाइना के साथ ग्वादर पोर्ट है, मुआहदा है, जब वो प्लांट लगाना चाहते हैं, इससे पूरे हमारे मकरान को फायदा है। तो ये मुस्तकिल, जिसमें खर्च भी नहीं आता, तो मुस्तकिल मसाइल कॉल करने के बजाय एडा कज़म और ऐसे ऑक्सीजन पे ही चलाते हैं, हमारे पूरे पानी का मसला हो या बिजली का मसला हो। इसलिए हमने तो डिमांड दिया था सूबाई हुकूमत को तहरीरी, इस पे मुस्तकिल जो चाइना का एक पावर प्लांट सोलर के जरिए सिस्टम, ये सूरज के जरिए वो बनाना चाह रहा है, वही चलाया जाए, बनाया जाए, ताकि हमारे गवादर और पूरे मकरान के लिए काफ़ी है। ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, आपने अक्सर जब आपका ये धरना चल रहा था हक दो तहरीक का, तो एक माई जैनी का नाम आया, बहुत ज़्यादा आया। आज आपने स्टेज पर उनका हाथ पकड़ कर और कहा भी कि 70 साला खातून ने जिस तरह से आपका साथ दिया है और जिस तरह से धरने वालों को उन्होंने हेल्प आउट किया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन हैं और उन्होंने क्या क्या किया। यो एक मायगीर घराने से हमारी एक बूढ़ी माँ है, और ये ग्वादर शहर की पुरानी बस्ती जो बिल्कुल पोर्ट के, ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल टच एक बस्ती है, मायगीर बस्ती, वहीं रहती है और मुसलसल मुतासर है। वो वहाँ के फोर्सेस से भी मुतासर घराना है, यही VIP से भी मुतासर है, ट्रॉलर से ज़्यादा मुतासर है। इस माँ ने पूरे गवादर के औरतों को निकालने में, उनको मुतहर्रिक करने में हमारी खिदमत। अभी हम 32 दिन रहे, तो सुबह हमारे लिए नाश्ता लाना, खाना पकाना, रोटी पकाना, और उन्हें अज़म किया, हमें बताया कि अगर मेरे आँखें, जब तक मेरे आँखें साथ देंगी, साथ दे रही हैं, इंशाल्लाह मैं रोटी पका के लाया करूँगी धरने वालों के लिए। और उन्होंने खुद ही नहीं, पूरे मोहल्ले वालों के रात का खाना, सुबह का नाश्ता, यही माँ और अपने बच्चों के साथ और वहाँ मोहल्ले के बहनों के साथ हमारी खिदमत करती रही 32 दिन। और अभी भी जब मैं अभी रात इस टाइम में आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी घंटा पहले भी ये माँ जो है ना, वही आके हमें तसल्ली दे के फिर दोबारा घर गई है। बहुत शुक्रिया मौलाना हिदायतुर रहमान, आप और माई जैनी को हमारा सलाम। और जिस तरह से तहरीक कामयाब हुई है, मेरे ख्याल में ये लेसन PDM और सियासी जमातों के लिए भी है कि अगर आप इस्तकामत दिखाएं और यार क्या इधर ये उधर कहना से ज़रूरी है। हाँ। मैं एक्चुअली एक और पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ। जब ये शुरू हुआ था, 32 दिन हो गए हैं, मुझे लग रहा था कि यार कहीं भी नहीं, कभी ना कभी कोई ना कोई एक इल्ज़ाम लगाएगा कि सर ये एजेंडे पे काम हो रहा है, आखिरकार CPEC है, ग्वादर है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। 32 दिनों में कितनी तकरीर हुई होंगी? 100 से ज़ायद। अभी तक कोई एक वो 15-20 सेकंड का जो क्लिप आ जाता है ना कि जी ये देखें, ये कह रहे हैं और ये मतलब मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों में खेल रहे हैं और सो ऑन एंड सो फॉर्थ, एक ऐसा ही कोई चीज़ सामने आपकी नहीं आई। तो आप देखें डिसिप्लिन और आप देखें अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ इनकी नहीं बल्कि पूरे क्राउड की। हिकमत अमली सियासी हो मगर नीयत गैर सियासी हो तो फिर ऐसे ही होता। आई गेस वक्फा ले लें। वेलकम बैक। 1947 में जब पाकिस्तान बन रहा था, तो जो हिंदू प्रेस था उसका सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये जो नया मुल्क है ये कितने दिन तक अपने पाँव पे खड़ा रह सकेगा, इसलिए कि इस इलाके में जो कि पाकिस्तान बन रहा है, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, ना सनतें हैं, सिर्फ ज़राअत है और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, माशरा जो है पसमानदा है। बिलाखिर तो इन्हें तकसीम को ख़त्म ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर आपने देखा कि पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ा। बिल्कुल उसी तरह जब बांग्लादेश बना है तो उस वक्त और नहीं, डॉक्टर हेनरी किसिंजर जो है उन्होंने कहा कि ये तो बास्केट केस है, यानी अगर दुनिया इनकी मदद नहीं करेगी तो ये तो मर जाएंगे और अपने तौर पे तो ये जी नहीं सकते कई सालों तक। लेकिन आज 50 साल गुजर गए, 50वीं सालगिरह बांग्लादेशी मना रहे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं, सरकर्दा माहिर मालियात और साबिक़ गवर्नर स्टेट बैंक है। उनका एक आर्टिकल
आज डॉन में छपा है बांग्लादेश की कहानी के उन्वान से। इशरत साहब कह रहे हैं कि ये जो बास्केट केस था 1971 में, इस वक्त सूरत हाल ये है 50 साल के बाद के जो इनकी जो कौमी पैदावार है इस अरसे में 50 गुना बढ़ी है, फ़ीकस आमदनी में 25 गुना इजाफा हुआ है, खुराक की पैदावार 4 गुना बढ़ी है, आबादी में इजाफा जो है वो 2.5% पे ये मेंटेन कर रहे हैं सालाना पे। बरामदात में इस अरसे में 100% इजाफा हुआ है। 1990 में गुर्बत 60% थी, आज 20% के आसपास रह गई है। औसत उम्र बढ़ के 72 साल हो गई है और जो बच्चियों का एनरोलमेंट है 105% बढ़ा है। और इंसानी तरक्की के लिहाज इंडेक्स के लिहाज से जनूबी एशिया में श्रीलंका के बाद अगर किसी का मयार बेहतर हुआ है तो वो बांग्लादेश है। 7 से 8% सालाना ग्रोथ को बांग्लादेश ने मेंटेन किया कोविड से पहले तक, जो कि पाकिस्तान से तकरीबन दुगना है। 2009 से यहाँ अवामी लीग बरसर इक़्तिदार है। फिर उन्होंने उसकी वजूहात भी दी हैं कि किस तरह से ये तरक्की का सफ़र मुमकिन हुआ। बिल्कुल। अब जब हम बात करते हैं कि क्या सबक सीखे जाएं, तो थोड़े से मोहतात होने की भी ज़रूरत है कि गलत सबक ना सीखें और आधा सबक ना सीखें। मैं मिसाल के तौर पर डॉक्टर इशरत लिखते हैं कि हालांकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, मतलब कूज हुए हैं, पूरी क़यादत को कत्ल ही कर दिया था ना शुरू के जो 10 साल में, बाद भी पॉलिटिकल राइवलरी अपने अरूज पर थी हमेशा। ये जो बैटल ऑफ द बेगम्स आप कहते हैं ना, जो दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। अब अगर आप उसके बावजूद तरक्की भी हुई है। अब अगर आप सिर्फ इस पॉइंट को देखें और आप पाकिस्तान में अप्लाई करने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं। एक मिनट, तुम तेजी से जा रहे हो। ये पैरा है ना, बड़ा अच्छा है डॉक्टर इशरत हुसैन के मज़मून का कि इख्तलाफात के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद वहाँ ही आ रहा था ना। फिर उन्होंने जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट ये सब आप जी मैं वही कह रहा था कि अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान में कोई देखना चाहे सिर्फ इस जुमले को कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद तरक्की की है, तो आप कहेंगे कि कोई मसला नहीं है। लेकिन क्रूशल पॉइंट ये है कि हालांकि पॉलिटिकल राइवलरी थी, बेसिक इकोनॉमिक एजेंडा पर सब मुत्तफिक। ये क्रूशल पॉइंट है। अच्छा, एक और जो उनका पॉइंट है, अगेन अगर पार्शल बंदा रीडिंग करे, कि एक जो बांग्लादेश के पास एडवांटेज है कि एक तरह से एक 1 यूनिट किस्म की गवर्नमेंट है, ठीक है। ऊपर जो डिसीजन ली जाती है वो नीचे तक इंस्टेंटली इंप्लीमेंट हो जाती है। अच्छा, अब अगर आप सिर्फ ये जुमला लें या ये एक मॉडल लें और आप कहें कि यार कितना अच्छा हो अगर पाकिस्तान में भी ऐसा हो ना, बिल्कुल एक एग्जीक्यूटिव हो, 1 यूनिट हो और वो सारा इम्प्लीमेंट हो। लेकिन एक बहुत बुनियादी फ़र्क है, बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन एक यूनाइटेड होमोजेनस पॉपुलेशन, यक नस्ली पॉपुलेशन है। वहाँ पर आप शायद ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और हर एक का अपना नजरिया, पाकिस्तान की डेफिनेशन, बिल्कुल। अगर यहाँ पर आप वो टॉप डाउन मॉडल करेंगे तो उल्टा तबाही पैदा। 1 यूनिट हुआ था ना, आपने देख लिया था। तो अगेन क्या इसमें से मेन पॉइंट्स हम क्या निकाल सकते हैं? एक तो कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। दूसरी, और ये एक बड़ी क्रूशल जो बात है और डॉक्टर इशरत की कंक्लूजन में भी यही है कि जो इंसेंटिव्स और जो ग्रोथ और जो पेट्रनेज का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया है वो सिर्फ एलीट के लिए नहीं है। जब तक आप इसको अवामी सतह तक नहीं पहुंचाएंगे, आप लोगों के हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव नहीं करेंगे, आप लोगों की एजुकेशन और ख़ास तौर पर फीमेल पार्टिसिपेशन को आप इंक्रीज नहीं करेंगे, आप कभी सस्टेन्ड ग्रोथ कर नहीं सकते। जैसे हमारे यहाँ मतलब 5% पे चला गया तो आप देखें कि इन्फ्लेशन हमारी कहाँ चलेगी, सस्टेनेबल नहीं है ना। बिल्कुल। इनकी किस चीज़ पे बेस्ड है? इनकी इकोनॉमिक्स एक्सपोर्ट्स पे बेस्ड है, क्योंकि इस पर काम किया है। 20-30 साल आपने सिर्फ बुनियाद डाली। मैं वही कहता कि बुनियाद 80s में डाली गई जब ये मैक्रो इकोनॉमिक और अच्छा वो तो है, लेकिन इसमें जो 2-3 पॉइंट्स है ना, मसलन ये है कि एक तो आपने कहा कि औरत की जो इकोनॉमिक खुद मुख्तारी थी उसको यकीनी बनाया ग्रामीण बैंक वगैरह और दीगर NGOs ने। 94 में मैं गया था तो उस वक्त किंगडम ऑफ NGOs कहलाती थी। उसकी वजह ये थी कि हुकूमत के पास उतने वसाइल नहीं थे कि वो उसको तरक्की दे सके आम आदमी को। तो जो NGOs काम कर रही थी तो हुकूमत ने उन पर चेक भी रखा, लेकिन उन्हें मुल्क दुश्मन नहीं कहा, निकाला नहीं।
उनको रेगुलेट करके उनसे कहा कि भाई साहब आप ठीक हैं, आप ये काम करें। अच्छा, फिर हुआ ये कि उसकी वजह से जो औरत का समाजी मर्तबा ख़ानदान के अंदर ज़ाहिर है, अगर कमा रही है तो कुछ ना कुछ तो उसकी इज़्ज़त बढ़ेगी। तो ये जो गारमेंट इंडस्ट्री है ये औरत के बलबूते पे बेसिकली चल रही है। अच्छा, फिर ये है कि चूँकि इंटरनेशनल कंपनीज़ आई यहाँ पे, तो जाहिर है कि स्किल्ड लेबर की और आला एजुकेशन की, क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड भी बढ़ी। तो बच्चे बड़े शौक़ से कंपटीशन करके गए, इसलिए कि उन्हें पता था कि उनकी खपत हो जाएगी डेफिनेटली। ऐसा नहीं कि वो डिग्री लेके जो है इधर उधर घूमेंगे। फिर तीसरा जो इन्होंने पॉइंट दिया है वो ये है कि नेशनल सेविंग्स 15% से बढ़ा के 30% तक लाया गया, जो कि बहुत बड़ा फिगर होता है कि 30% अगर कोई मुल्क नेशनल सेविंग कर रहा है तो उसकी वजह से हुआ ये कि जो कौमी खसारा होता था वो मैनेजेबल हुदूद में रहा। किसी बैनुल-अक़वामी इदारे के आगे लाने की बहुत कम ज़रूरत पेश आई। फिर दोनों जमातें हालांकि एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकती, नोच डाल रहेंगी एक दूसरे को, लेकिन दोनों का बुनियादी इत्तेफाक था कि महज जो एलीट क्लास है, अशराफिया है, उसके कुछ तबकों की सरपरस्ती ना की जाए कि सारा जो समर है ग्रोथ का उन तक ले ले, बल्कि ये निचले तबकात तक फैलाया जाए। इससे ना सिर्फ इक़्तिसादी बल्कि सियासी फ़ायदा होगा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी मजबूत होगी। तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चलाई गई हैं, तब कहीं जाके हम बांग्लादेश की बात बिल्कुल, आप इसका एक पुर्जा निकाल के नहीं कह सकते कि यार ये था या ये नहीं था, ये ड्राइविंग फोर्स। हाँ, एक और इसमें जो बात है ना कि अब जो अभी जो हुकूमत है बलूचिस्तान में, ठीक है, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन आप इसको नीम अथॉरिटेरियन भी कह सकते हैं बांग्लादेश में। हाँ, ठीक है ना। अब इसको भी जब हमारे यहाँ कुछ लोग देखते हैं बांग्लादेश को या चीन को, वो ये समझते हैं कि यार तरक्की की है क्योंकि अथॉरिटेरियन है। मेरी नज़र में कुछ हद तक शायद ये बात सच भी है, लेकिन मेरी नज़र में अगर आप लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी दे देंगे ना, उनको फिर इतनी परवाह नहीं कर लेंगे वो खुद ब खुद, उनको इतनी परवाह नहीं रहती कि आप अथॉरिटेरियन है या नहीं है। तो कुछ चीज़ें सीखने की है, कुछ नहीं भी सीखने की है। बहरहाल 50th एनिवर्सरी थी, वक्फा ले लें। पिछले हाफ में आपने दानिश्वरी अफलातूनी हमारी बहुत बर्दाश्त कर ली। इस वक्त हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाह रहे हैं जो अजीब ज़रूर है लेकिन गरीब नहीं है। अजीब इन मानों में कि इन साहब ने MBBS किया ताकि डॉक्टर बन के इन दुखी इंसानियत की खिदमत करें। फिर करते रहे थोड़ी अरसे, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि यार ये मेरे मिजाज का शायद लाइन नहीं है, तो टेलीविज़न में एक्टिंग शुरू कर दी। करते रहे उसके बाद कहने लगे नहीं, यहाँ भी मन को शांति नहीं मिल रही, तो कैमरा पकड़ लिया और फिल्म मेकिंग शुरू कर दी, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में इनामात वगैरह भी हासिल की। आजकल एक फ़ीचर फिल्म है, उसकी प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी बहुत ज़्यादा नहीं रहे। फिर उन्होंने ब्रश पकड़ लिया, वाटर कलरिंग शुरू कर दी, स्केचिंग शुरू कर दी, और फिर बांसुरी पकड़ ली। अजीब व गरीब आदमी है। उसके बाद एक इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, BBC में काम करते रहे, चीफ कैमरामैन रहे कराची में। फिर इन्होंने जब वो BBC से इस्तीफ़ा दिया तो रंग तमाशा के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि वो तमाम स्कूल, सरकारी स्कूल जो इंतहाई थके हुए हैं और जहाँ बच्चे का जाने को दिल ही नहीं करता, टीचर का भी घुसने को दिल नहीं करता, उनको ज़िंदगी दे दी जाए कलर्स के ज़रिए। तो बहुत सारे स्कूल इन्होंने रंग दिए और जो बच्चे थे उन्हें भी पेंटर बना दिया। फिर ये देहातों की तरफ निकल गए, सिंध में और बलूचिस्तान में, और वहाँ उन्होंने देखा कि ज़िंदगी बिल्कुल ठहरी हुई है। जैसे ही इन्होंने दीवारों को पेंट करना शुरू किया, गांव में गोया ज़िंदगी दौड़ गई, मछेरों में ज़िंदगी दौड़ गई, माहीगीरों में ज़िंदगी दौड़ गई। इस तरह की तमाशे ही करते रहते हैं। नाम है इनका शर्जील बलोच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप चीज़ क्या हैं? मैं नाचीज़ हूँ। अच्छा, रंग तमाशा के बारे में कुछ बताएं, ये क्या है? ये यूनिक सा प्रोजेक्ट हमें लग रहा है। रंग तमाशा को डिफ़ाइन अगर मैं करूँ तो एक तो ये नॉन वायलेंट, नॉन कन्फ्लिक्ट क्रिएटिव आर्ट मूवमेंट, जिसको मैं आम तौर पे समझाने के लिए करता हूँ कि क्रिएटिव आर्ट मूवमेंट है।
इसका सफ़र बताऊँ आपको? जी 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 जी। तो सफ़र इसका शुरू यूँ हुआ कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने गांव में एक छोटी सी औताक बनाई यहाँ पर गोट करम खान निज़ामानी में। तो हम चाय वाय पे बैठे हुए थे तो कहने लगे कि यार वो औताक तो मैंने बना दी, लेकिन उसका ना कोई पॉजिटिव यूज़ होना चाहिए उसका। हम आते हैं बैठते हैं चाय पी के, तो मिस यूज़ ज़्यादा होती है। खैर, तो हमने उनको आइडिया दिया कि आप उसको एक आर्ट रेजिडेंसी बनाएं, उसमें आर्टिस्ट आएंगे रहेंगे और वो अपना काम हम करेंगे और गांव के लोगों के साथ भी थोड़ा उनका इंटरेक्शन होगा। जाते हुए वो आपको 1-2 पेंटिंग्स दे के जाएंगे। खैर वो आइडिया उनको पसंद आया। फिर थोड़ा उस पर हमने और काम किया, मैच्योर किया। वो ये कि इस जो मेरी इंस्पायरेशन है वो एक है मुदस्सर शाह साहब पुन्नू, इनका तखल्लुस है, NCA के पुराने ग्रेजुएट हैं। उनको मैंने काम करते देखा था कि वो बच्चों के साथ ही काम करते थे। तो खैर वो आइडिया को फिर हमने थोड़ा सा मैच्योर किया। हमने दोस्तों ने कुछ फंड जनरेट किए और हमने उनको बुलाया कि आप भी आ जाएं। उनके गांव चले गए, गोट करम खान निज़ामानी में। और वहाँ पे जो एक स्कूल की दीवार थी जो गांव में दाखिल होते पहली जो यानी दीवार आती थी वो कोई 100-200 फुट लंबी थी। उस पर हमने बच्चों को जस्ट ड्राइंग्स करके दी और रंग दे दिया और छोड़ दिया कि आप फिलिंग करना शुरू करें। अच्छा, वो तमाशा होता रहा और गांव के जो लोग हैं वो भी आकर ठहरने शुरू हो गए, जगह को देखने शुरू हो गए वो क्या रही है। अच्छा, वो पूरा दिन चला। अगले दिन बच्चे हमसे पहले पहुंच चुके थे ब्रश लेके कि आज फिर वो करेंगे। और जब शाम तक पूरी दीवार कंप्लीट हुई तो वो गांव का पूरा गांव जो है ना वो हमारे जमा हो चुका था। हमने देखा कि यार अटेंशन मिल गई है, तो हमने उनसे कहा कि अगर ये पूरा गाँव ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा। उन्होंने कहा ये मुमकिन है। हमने कहा अगर 2 दिन में ये मुमकिन है तो गाँव हो सकता है। तो उन्होंने कहा फिर कैसे करेंगे। हमने कहा बिल्कुल ऐसे जैसे अभी हमने किया है, पेंट हम ले आएंगे, आपके साथ मिल के करेंगे। एक पॉइंट पे ना वो राज़ी हो गए। फिर हमने कहा लेकिन इससे पहले ये करना है कि इस गांव को साफ़ करना है। ठीक है, गांव गंदा बहुत है, मज़ा नहीं आएगा। मतलब ये दीवारों अब सिर्फ कलर्स कर देने से, उस पर वो थोड़े से खामोश से हो गए। लेकिन वो 10 दिन के बाद जब उन्होंने हमें फ़ोटो भेजे फेसबुक वगैरह पे तो बड़े हैरान कुन थे कि ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लगा के ना उन्होंने गांव को बिल्कुल क्लीन कर दिया था। कब्रिस्तान साफ़ हो गए, गलियाँ साफ़ हो गई, मतलब वो डस्ट हट गई थी। वो हमने फिर कहा सेकंड राउंड चलाते हैं इसका। सेकंड राउंड फिर चलाया, हम फिर पेंट लेके पहुँचे। इस दफ़ा एक रेडी पे काम शुरू हुआ और बच्चे बूढ़े और कोई भी चीज़ जो सामने आ रही थी हम उसको पेंट करते जा रहे थे। होते होते हुआ ये एक पॉइंट पे ना शाम को जब वो बैठ के उसी औताक में जब प्लान करते थे कि अच्छा यार अब नेक्स्ट क्या करना है, तो बल्दियाती इंतखाबात करीब थे। पहली दफ़ा उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार ये काम तो हम सबका सब हमें ही मतलब करना है, हमने खुद ही करना है। तो ये जो नाजिम है उस गांव के आके बन जाते हैं। इन्होंने क्या किया आज तक, वो उनको ना एक वहाँ से तहरीक मिली कि नहीं अब ये चीज़ भी हमें खुद करनी है। तो वो अपने बुज़ुर्गों के पास गए, कहा कि जी इस दफ़ा नाजिम हमारे गांव का होना चाहिए। उन्होंने कहा हमें तो खुशी इस बात की हो रही है कि आप लोगों ने ये डिसीजन लिया है, वरना हम तो मतलब समझ चुके थे कि हमारे बच्चे अब किसी काम के रहे नहीं। तो वो जो पॉलिटिकल चेंज थी, तो मतलब कि शुरू हुई एक स्कूल की दीवार से और एंड किया आपने सियासी शऊर पर। वो आया वो ऑर्गेनिकली होता है, वो बिल्कुल मतलब हमारा डिज़ाइन नहीं था। वो हो गया खुद ब खुद होगा उसका जो रिज़ल्ट आया। और उसके बाद मैं जब 2-3 साल के बाद गया हूँ उस जगह पे, गोट करम खान निज़ामानी, बड़े प्यारा एक छोटा सा गाँव है। तो वो जो नाजिम था ना वो मेरे साथ सुबह विज़िट करा। उसने कहा शरीफ भाई देखें वो जो कलर्स थे ना रंग तमाशा के वो तो मदहम हो गए हैं, लेकिन गलियाँ कितनी साफ़ हो गई हैं, सिस्टम कितना अच्छा डेवलप हो गया। तो वो हमें एक की मिल गई कि आप किसी भी जगह पे जाकर अगर आपने कोई चेंज लेके आनी है तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप वहाँ के बच्चों को, नौजवानों को आप इंगेज करें, ऐसे काम इंगेज करें जिसमें वो खुशी आएँ। इसमें हमने कोई पैसा उनको नहीं दिया, हमने कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ कहा कि ये रंग है और ये आपकी दीवारें हैं और आपका स्कूल है, ये हम सबका आएँ इसको ठीक। तो फिर इस तजर्बे को आप गोट करम खान से कहाँ लेके गए? वैसे साहब उसके बाद तो फिर मैंने ये कराची वाला जो था स्कूल रणछोड़ लाइन वाला, यहाँ से फिर मैंने शुरू किया। उसके भी हेडमास्टर जो हैं बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव आदमी हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा स्कूल आप कब करेंगे? मैंने कहा आप पेंट दे दें, हम आ जाते हैं। वहाँ से हमने काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद TCF चले गए। फिर उसके बाद जहाँ से आवाज़ आती थी, इब्राहिम हैदरी में इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। अच्छा, क्या बताऊँ आपको, पूरा मोहल्ला बच्चों ने और लड़कियों ने आके जिस तरीके से निकल के उसको पेंट किया वो देखने वाला है। और सबसे जो उसमें जो चेंज आई वो स्पिटिंग करते थे गुटखा खाने के बाद ना। अब अच्छा ये देखें हेल्थ वाला आप कैसे उसको, आप उनको लाख मना करें कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं, लेकिन वो एक उसकी हैबिट है
और उसने खाना है और उसने स्केटिंग करनी है। लेकिन जब बच्चों ने अपने हाथ से पेंट किया दीवारों को और जब उन्होंने डिज़ाइनिंग की तो उसके बाद फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, कुछ गमले भी होने चाहिए जिसमें वो मतलब और मज़ीद खूबसूरत करें। ये जो इन्होंने बात की ना, और इंटरेस्टिंग है कि आपने खुद ही जिक्र कर दिया, क्योंकि मैं यही मिसाल देने वाला था। यहाँ पर जिस रोड से हम आते हैं दफ्तर, जो बीच लग्जरी वाला रोड है, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले ना वो पूरी दीवारों पर खूबसूरत किस्म के म्यूरल्स पेंट हो गए थे, ये हो गया था। अच्छा, अब मेरा ख्याल जब ये हो गया था, क्योंकि जाहिर है कि थोड़ी सी सिनिकल तो हम हो गए हैं ना, मैंने कहा कि यार अब थोड़ी देर में ना कोई बंदा आएगा, वो पान थूकेगा इसके ऊपर, कोई अपनी सियासी चॉकिंग कर लेगा। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक बार मुझे याद है कि एक सियासी पार्टी की किसी ने चॉकिंग की थी, इतनी लोगों ने गालियां दी मतलब सोशल मीडिया पर, बाजार में, कि वो खुद ही आकर, हालांकि मतलब पार्टी लीडरशिप ने तो नहीं ऑर्डर किया था, शायद किसी ने कर दिया था, वो खुद आकर कह रहे थे कि यार वेरी सॉरी, और वो हटा रहे थे। तो अब ये तो आप बात कर रहे हैं गोठों की, जब हम बात करते हैं कराची जैसे शहर की, और यहाँ पर आपको पता है एक बहुत बड़ा हमारा मसला है गंध। आप 1000 दफ़ा दीवार पर लिख दो यहाँ पर पान थूकना मना है, लोगों ने थूकना है। तो ये कितना एक पॉजिटिव इफेक्ट बन सकता है कि हमारे यहाँ जो इतनी आपकी प्लेन वॉल्स होती हैं, अगर वहाँ पर भी म्यूरल पेंटिंग का सिलसिला शुरू हो। मैंने ना कराची में जिन जिन जगहों पे मैंने काम किया ना, मैंने देखा कि जहाँ पर चीज़ खूबसूरत लग रही होती है ना, आप यकीन करें मतलब बहुत बहुत कम ऐसा होता है कि गैर दानिस्ता तौर पे अगर किसी शख्स की तवज्जो नहीं गई तो शायद वो पेंटिंग करते हैं। अदरवाइज़ अभी भी आप देखेंगे कि बीच में इन्होंने एक बनाया है पीपल स्क्वायर जी, उसकी जो बेसमेंट्स हैं उसमें मैंने ये काम करवाया था पूरा नेशनल म्यूजियम के साथ। किसी ने इसको ख़राब नहीं किया, किसी ने ख़राब नहीं किया। बारिश की वजह से थोड़ा बहुत हुआ हो तो हुआ, तो अदरवाइज़ ये हमारा एक ख्याल है कि लोग जो है ना शायद बेहिस हैं। अच्छा, एक नसीहत और भी है कि चूंकि गंद पड़ा हुआ है तो आपने में जाके वहीं ये तो होता है कि भाई ऑलरेडी गंद पड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो जगह साफ हो जाए तो शायद तुम्हें 2 दफ़ा सोचो। देखो कहते हैं ब्रोकन विंडो इफेक्ट। शर्जील बलोच से बात जारी है वफा। वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है शर्जील बलोच से रंग तमाशा प्रोजेक्ट के हवाले से कि रंग रिलेटिव ज़िंदगी को किस तरह अचानक से वाइब्रेंट करके खड़ा कर देते हैं। आप अभी इब्राहिम हैदरी की कोई किस्सा सुना रहे थे कि जब आपने वहाँ 6000 फुट पे काम किया तो वहाँ के लोगों में कुछ आपने तब्दीली या कुछ तासुरात वगैरह महसूस किए, वो क्या थे? इब्राहिम हैदरी में एक टास्क था वहाँ पर KNIP का एक प्रोजेक्ट था जिसमें 2 बहुत बड़ी दीवारें थीं। तो एक तो ये था कि मैं अपने कुछ टीम को लेके गया जहाँ पर बेसिक पेंट किया। वहाँ पर फिर मैंने एक आर्टिस्ट डिस्कवर किया था, लोकल आर्टिस्ट, कमाल आदमी था वो। वो जब सुबह को आया ना तो बड़ी ऐसे बेरुखी से देखता रहा। मैंने से पूछा आप भी करते हैं? कहते हैं हाँ हम भी करते हैं। मैंने कहा आपको कैसा लग रहा है? कहता है ठीक है। तो एनीवेज मैंने कहा आप मेरे लिए कुछ करेंगे? उसने मुझे यूँ करके देखा, उसने कहा कि मैं करूँ, दिखाऊँ आपको। वहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ज़रा हिला कि यार अच्छा खासा एक वो कलर्स आपने लगाए हुए हैं, तो गड़बड़ ना हो जाए, काम ख़राब ना हो जाए। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा फ़र्श पे आप ज़मीन पे? उसने कहा ना, सामने दीवार पे करूँगा। इतना कॉन्फिडेंट आदमी ना, तो मैंने कहा अच्छा आप आ जाएँ। सर वो बंदा बैठा है, उसने यूँ करके ना ब्रश फैलाया, लगाया, ब्लैक एंड वाइट उसके 2 कलर थे, और मैं देख रहा था अभी उसकी कोई कॉल भी आ गई। इसने एक हाथ से कॉल रिसीव कर रहा है और दूसरे हाथ से वो पेंट करा, और ये 3D शार्क बना के उसने जो ना मेरे को सामने खड़ा हो गया ना। वाह। तो कहता है अगर काम हो तो मुझे भी बताना। और उसके बाद वो छा गया बंदा। ये इब्राहिम हैदरी में जितना आप देखेंगे वो दीवार पे पूरी मेरी लाइफ है। मुझे बताया कि बोट आर्ट क्या होता है, और वो बोट आर्ट इटसेल्फ, बोट आर्ट हमारे यहाँ ट्रक आर्ट तो काफ़ी रिकग्नाइज हो कि पाकिस्तान में होता है ना। पाकिस्तान में ये जो बोट आर्ट है ये और कहीं भी नहीं होता। समंदर में आप जाते हैं, आपको कश्तियाँ नज़र आती हैं, आप कैसे पता चलेगा ये किसकी कश्ती है, कहाँ की कश्ती है? तो उसने बताया कि जनाब इस पे हम जो पेंट करते हैं इससे हमें खुले समंदर में पता चलता है कि ये घारो चांद की कश्ती है, ये इब्राहिम हैदरी की है, ये केटी बंदर की है, और ये फलान जगह की है, और ये या मकरान साइड की कोई आई हुई है। तो मैंने पूछा बाकी जो, उसने कहा आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, मतलब पाकिस्तान से बाहर नहीं है ये, उसके साउथ एशिया। बिल्कुल इंडिया की। बलूचिस्तान भी आपने
बलूचिस्तान में लेके गए थे रंग तमाशा? बलूचिस्तान बिल्कुल मैं गया, और सच्ची आपको बात बताऊं, जब बलूचिस्तान से मैं रंग तमाशा का कोई भी प्रोजेक्ट करके आता हूँ तो मुझे लगता है मैंने सवाब कमाया है। अच्छा। असल में वहाँ पर इतना एक ये चीज़ें उनसे इतनी दूर हैं ना कि मतलब जब मैं आवारान गया काम करने के लिए तो मैं जब बच्चों से पूछा था ये कलर कौन सा, तो उनको ये पता नहीं होता था इसको कहते क्या है। मतलब उनके लिए सब्ज़ कहना या ग्रीन कहना बहुत दूर की बात थी, तो वो हैरान होकर मुझे देखते थे। एनी हाउ, खैर वो वहाँ पर एक पार्क था और वहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने इनवाइट किया, शर्जील आप आ जाएं, और अपने साथ बहुत सारा पेंट वेंट लेके आए, बच्चे बहुत तरसे हुए यहाँ पर। तो वो सर दो दिन लगाए बच्चों ने, और कोई 400 फीट की वॉल थी, और जो वो चाहते थे हमने सिर्फ उनको वो ड्राइंग्स करके दी। और उसके बाद वो जो रौनक हुई वहाँ पर, लोगों का आना हुआ, ओनरशिप जो है ना इसका, जो द होल आइडियाज़ के जो ओन तो करें आप, पहले आप अपने उन जगहों को, उन दीवारों को ओन करना शुरू कर देते हैं। और फिर साल 1.5 साल तक मैं जाता रहा और वो पार्क जो है वो लाइव हो गया। इसी तरीके से मच जो मेरा होम टाउन है वहाँ पर भी ये हुआ कि बच्चों में एक जो बेकार बच्चे होते हैं ना जिनके पास कुछ नहीं होता, तो वो उनके पास तफरी क्या होती है, जब ट्रेन गुजरती है ना तो पत्थर लेके छुपा के बैठे होते हैं और ताक के मारते हैं, और सक्सेस उनकी होती है कि लग गया। ये ट्रेंड बहुत मतलब वो रिवाज पाता जा रहा था वहाँ पे। रंग तमाशा करने के लिए गया तो वो बिल्कुल एक रोड ट्रेन के किनारे पे एक स्कूल था, और बच्चों ने जितनी देर में वो काम कर रहे थे ना इतनी देर में वो ट्रेनें गुजरती रहीं और लोगों ने आके दरवाज़ों पे खड़े होकर क्लैप करना शुरू कर दिया उनके लिए। तो बच्चों का बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया, मतलब कि उनको पहली दफ़ा लगा कि ये लोग जो हैं हमारे काम को देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। पत्थर वत्थर सब ख़त्म हो गया वहाँ पर। और उसके बाद जो है वो जो एक उनके अंदर जो सेल्फ इस्टीम एक उनकी बढ़ी। फिर उनके प्रिंसिपल हेड मास्टर साहब का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए, हमारे स्कूल ने टॉप किया मच में। वो स्कूल जिसमें बच्चे जाते नहीं थे जलालाबाद, वो टॉप कर गया। मतलब कि हजार डांटे एक तरफ और एक पेंट ब्रश एक तरफ। हाँ, यही मतलब बच्चा समझता है ना कि मैं भी तो कुछ कर सकता हूँ। यही है। और वो, और जिसको हमने बचपन से रोका होता है ना कि दीवार पे नहीं लिखना नहीं है कोई इसका, आप उसको फ्रीडम देते हैं कि भाई आपकी दीवार है, आपका कैनवस है, आपका दिल क्या चाहता है, क्या करना चाहते हैं आप इसको लगाने दें, इसको कलरफुल करने दें। तो ये एक मुझे तो एक की मिल गई है। सही है, एक जादू की छड़ी जिसे कहते हैं। अब कौन सा ताला खोलने का इरादा है आपका? ताले बहुत सारे लगे हुए हैं, ताले बहुत सारे लगे हुए हैं। बस मुझे असल में थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है कि मैं अब 2-4 आर्टिस्ट दोस्तों को लेके जाऊं तो मैं उनको कुछ ठहरा। तो अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे या आपकी इस काम में मदद करना चाहो तो उसका क्या तरीका है? इसका तरीका बहुत आसान है। जो मेरा एक पेज है रंग तमाशा के नाम से फेसबुक पे, वो काफ़ी लोग उसको देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अब यह है कि वो थोड़ा सीरियसली मदद करें, क्योंकि वैसे तो कहते हैं आए जी आप हमारे साथ हमारे इलाके में काम करें, लेकिन आप उनको बताते हैं कि जी इस पे थोड़े से कुछ फाइनेंस चाहिए तो खामोशी आ जाती है। तो हाँ नहीं, मतलब कम से कम पेंट और ब्रश तो बंदा दे ही देता है। तो वो इस तरह TCF का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि TCF इस मामले में बहुत हेल्पिंग रहे हैं। उन्होंने मतलब एक वक्त में 50 बच्चे जो है ना मेरे साथ होते हैं, और वो पूरा इन्वायरमेंट बच्चों ने चेंज कर दिया। लास्ट जो मैंने काम किया था वो बड़ा खूबसूरत काम था कि हमने 2 दिन स्कूल में काम किया, कॉलेज में, और फिर एक दिन जाके हमने कुरंगी में जो ईदी साहब के एक सेंटर है जो बच्चों के लिए है, उसके पूरे एनवायरनमेंट को बच्चों ने जाके चेंज किया। उन बच्चों को भी शामिल किया, TCF के बच्चे भी थे, हम भी थे, तो मज़ा आया उसमें। तो यही है रंग तमाशा के खालिक। मैं चाह रहा हूँ कि ये तो मूवमेंट बने, आपसे कुछ लोग और इंस्पायर होके इसी तरह के काम करें। अगर आप रंग के ज़रिए अपनी ज़मीन की, दीवार की, बच्चों की और फ़िज़ा की नफ्सियात बदलना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हाजिर है, उसे इस्तेमाल करें और इनकरेज करें। मेरा ख्याल है ये जो मिसालें हैं कि रंग सिर्फ रंग नहीं होता, रंग ज़िंदगी को भी भर देता है। मैं एक इसमें इजाफा करना चाह रहा हूँ, थोड़ा डर के, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि जिस तरह मोशन को डांट देते हैं मुझे भी डांट दें, लेकिन क्या ये मैं कह सकता हूँ कि हुकूमत को भी इस पर नज़र डालनी चाहिए या नहीं? एक छोटा सा मैं सजेशन देना चाहता हूँ। मुझसे अक्सर पूछते हैं कि जी आप इसको कैसे बड़े स्केल पे करना चाहते हैं। जब मैं डॉक्टर था तो आफ्टर MBBS हमारे पास 1 साल का हाउस जॉब करना मस्ट होता था। उसमें होता ये था कि हुकूमत हमें पैसे देती थी, हम उस हॉस्पिटल में काम करते थे। हमारे इतने आर्टिस्ट फ्री होते हैं, ठीक है ना, हर साल सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में। आप उनको अगर कंपल्शन दे दें कि आप जाएं 1 साल के लिए हम आपको पैसे देंगे, आप अपने स्कूल में जहाँ से आपने मैट्रिक किया, आप अपने कॉलेज में जाकर 1 साल के लिए परफॉर्म करें,
बच्चों को आप ट्रेन करें। तो वहाँ से ये काम बहुत बड़े, ये जो है ना एक पॉलिसी लेवल के ऊपर हो सकता है कि वो आर्टिस्ट चला जाए अपने इलाके, मर्च चला जाए, खुजार चला जाए। अब ये तो बड़ी पॉसिबल मतलब आप उसको 1 साल के लिए आप उसको, आप लोग हर वो प्रोजेक्ट देते हैं जिसमें हुकूमत को दिमाग लड़ाना पड़े। आई एम सॉरी यार, ऐसा ना किया करें यार प्लीज़। इजाज़त दीजिए, कल जुम्मा है और आप होंगे, हम होंगे, देखते हैं क्या होता है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।